अस्सलाम वालेकुम, मैं सूफ़ी नुमान रियाज़ हूँ और इस चैनल पे हम फ्रीलांसिंग के अलावा लर्निंग और डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में काफ़ी चीज़ें डिस्कस करते हैं, जिसमें रिसर्च एक और फील्ड है जिस पे मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की थी और इस हवाले से काफ़ी क्यूरीज मुझे जनरेट होती रही, जिसमें नॉर्मली बैचलर्स लेवल पे या फिर पोस्ट ग्रेजुएट, एमएससी, एमफिल और पीएचडी के लेवल पे जो रिसर्चर्स हैं वो डाटा कलेक्शन, एनालिसिस और मेथडोलॉजीज पे मबनी कुछ सवालात ऐसे पूछते रहते हैं, जिससे मैंने ये सोचा कि एक प्रॉपर सीरीज तश्कील दी जानी चाहिए जिसके अंदर इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर किया जाए। फिलहाल हम लोग बात करेंगे बिजनेस मैनेजमेंट पे, बिजनेस रिसर्च और मैनेजमेंट या सोशल जो रिसर्च मेथड्स हैं उन पे, और इस हवाले से जो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब ढूंढने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है उन पे हम बात करेंगे। तो आज के इस पहले लेक्चर में आप लोग एक तो सिंपल डेफिनेशन देखेंगे रिसर्च की, उसके अलावा जो वो चीज़ें हैं जब आप अपना ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे रिसर्च करते हैं, प्रपोजल सबमिट करवाते हैं, पीएचडी के लिए प्रपोजल सबमिट करवाते हैं, तो जिन चीज़ों का आपको इन एडवांस ख्याल करना चाहिए वो आप नहीं करते और फिर बाद में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आपकी रिसर्च की जो ड्यूरेशन होती है वो आपको इशू करती है, आपके रिसोर्सेज आपके लिए मसला बन जाते हैं, टाइम कंस्ट्रेंट्स सामने आ जाते हैं। तो हम उन चीज़ों पे तफसीलन बात करेंगे। उसके अलावा डिफरेंस है एक मेथड्स और मेथडोलॉजी में, जिसको बार बार डिस्कस किया जाता है। लोगों का ये सवाल सामने आता है, उन्हें समझ नहीं आती कि इंडक्टिव या डिडक्टिव रिसर्च अप्रोच क्या होती है, स्ट्रेटेजी क्या होती है। रिसर्च स्ट्रेटेजी के अब जब सर्च करते हैं तो आपको रिसर्च टेक्निक्स मिलती हैं। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च को रिसर्च की टाइप भी कहा जाता है, उसकी टेक्निक भी कहा जाता है, उसकी स्ट्रेटेजी भी कहा जाता है, और रिसर्च प्रोसेसेस भी इसी तरह से वेरी कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों में काफ़ी भाम पाया जाता है जिसको हमने रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है। नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रिसर्चेस और उसके अलावा फीचर्स जो हैं रिसर्च के, उन पे भी हम बात करेंगे और रिसर्च के प्रोसेस को एक बर्ड आई व्यू इन चीज़ों का लेंगे और अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह तफसीली डिस्कशन इस पे करेंगे। इस हवाले से अगर आपकी कोई फीडबैक हो तो वो देना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में, और उसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आप चाहते हैं कि इस मद में कवर किए जाएं उनके हवाले से सजेस्ट भी ज़रूर कीजिएगा। तो आज की जो पहली चीज़ जो आपको कुछ कंसिडरेशंस हैं रिसर्च वर्क स्टार्ट करते हुए, चाहे आप ग्रेजुएट लेवल पे, बैचलर्स के लेवल पे, चाहे मास्टर्स के लेवल पे, इवन पीएचडी के लेवल पे भी अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको ये ज़हन में रखना है कि क्या रियलिटी है आपके रिसर्च वर्क की और कौन से ऑब्स्टेकल्स या चैलेंजेस हैं जिनका सामना आपको करना पड़ सकता है। नॉर्मली ऐसा होता है कि आप डिफाइन करते हैं अपनी पॉपुलेशन बैंकिंग सेक्टर और फिर आपको पता लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में जिस नौइयत का डाटा मुझे चाहिए ये तो मुझे मिलेगा ही नहीं। आपके पास एक बहुत अच्छा टूल है जिसे गूगल स्कॉलर्स के नाम से आप जानते हैं, और आप गूगल स्कॉलर पे कोई भी अप्रोप्रिएट आर्टिकल अपनी एकेडमिक रिसर्च के लिए एक अच्छा टॉपिक वहां पे चूज करके उसकी कॉरिस्पॉन्डेंस में एक आर्टिकल चूज करके उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी अप्रोच है जो कि एकेडमिक रिसर्च में नॉर्मली हमें यूज करनी चाहिए। उसके अलावा रिसर्च की मुख्तलिफ अप्रोचेस, स्ट्रेटजीज और मेथड्स होते हैं जिसमें आप एक चीज आज अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें कि रिसर्च की स्ट्रेटेजी, मेथड, अप्रोच, ये तीनों चीजें बिल्कुल सेम हैं। आप जब भी डिफाइन कर रहे होंगे आपने अपने पैरामीटर्स को मद्देनजर रखना है। मिसाल के तौर पे अगर आप क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को रिसर्च की अप्रोच का नाम देते हैं तो ये बिल्कुल ठीक है। आप क्वांटिटेटिव रिसर्च को समझते हैं कि वो ऑब्जेक्टिविज्म रिसर्च होती है, वो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड रिसर्च होती है जिसमें आपका डाटा क्वांटिफाइबल होता है, और जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को लेके इंडक्टिव अप्रोच को यूज करते हुए की जाने वाली रिसर्च होती है। दैट्स टोटली फाइन। अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च को एक स्ट्रेटेजी का नाम देते हैं कि ये क्वांटिटेटिव रिसर्च स्ट्रेटेजी है तो ये भी बिल्कुल ठीक है। अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च को क्वांटिटेटिव मेथड का नाम देते हैं तो ये भी बिल्कुल ठीक है। नॉर्मली अप्रोचेस की मद में हमें दो तरह की अप्रोचेस से हमारा आमना सामना होता है, जिसमें एक इंडक्टिव और एक डिडक्टिव अप्रोच होती है। जब भी हम इंडक्टिव अप्रोच करते हैं, यूज करते हैं, तो नॉर्मली हम क्वालिटेटिव रिसर्च स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे होते हैं। उसका मतलब ये होता है कि आप इंड्यूस करते जाते हैं नॉलेज को साथ साथ और एक वक्त पे आके आप एक थ्योरी को कंपोज करते हैं। जबकि डिडक्टिव अप्रोच में आप मुख्तलिफ अप्रोचेस को साथ साथ लेके चल रहे होते हैं और आप क्वांटिटेटिव रिसर्च स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए मुख्तलिफ थ्योरीज को, थ्योरेटिकल बेसिस को यूज करते हुए एक हाइपोथेसिस को वैलिडेट करते हैं। या तो आपका हाइपोथेसिस जो है वो नल हो जाता है, उसके बिल्कुल उलट आपका रिजल्ट आता है, या वो आपका हाइपोथेसिस जो है वो कंफर्म हो जाता है। इसी तरह से ये टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स फॉर डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, जैसे ही आप इस पोर्शन पे आते हैं तो आपकी क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव स्ट्रेटेजी की कोरिस्पॉन्डेंस में, उसके रिलेशन में आपकी टेक्निक्स और प्रोसीजर्स डाटा कलेक्शन के लिए चेंज होते जाते हैं। इन सब टॉपिक्स पे
हमने आने वाले वक्त में बात करनी है और बड़ी तफसीली बात करनी है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि क्वालिटेटिव रिसर्च में आपका डाटा कलेक्शन का जो पैटर्न होता है, जो मेथड होता है, उसमें इंटरव्यूज और ऑब्जर्वेशंस वगैरह आ जाती हैं, डाटा एब्स्ट्रैक्टनेस ज़्यादा होती है। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपकी जितनी टेक्निक्स आप डाटा कलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, उसमें नॉर्मली आप क्वेश्चनेयर सर्वेज वगैरह यूज़ करते हैं, जो कि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पे मबनी होता है और आपको क्वांटिफाइड रिस्पॉन्सेज आप जनरेट करते हुए इन द एंड फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस उस पर परफॉर्म करते हैं। आप देखते हैं कि आपके रिस्पॉन्सेज का क्या रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी ख्याल रखना होता है अपनी रिसर्च को स्टार्ट करते वक्त, कि आपने ये देखना है कि आप क्या आप सॉफ्टवेयर के ज़रिए ही सारा कुछ काम कर सकते हैं, या सॉफ्टवेयर की ज़रूरत आपको नहीं है, कि आपकी रिसर्च इतने बेसिक लेवल पे है कि आप नॉर्मली अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी कर रहे हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप खाम खान वीवो के ऊपर अपना काम लेके जाएं, उसको शिफ्ट करें। अगर आपके 5, 7, 8, 10 इंटरव्यूज़ हैं तो आप इजीली उनका थीमेटिक कंटेंट या डिस्कोर्स एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं, आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कई जगहों पर ऐसा होता है कि आपको सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर आपको वर्ड के डॉक्यूमेंट में जब आप अपना रिसर्च आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने एंड नोट किस तरह से यूज़ करना है, अपने रिसर्च साइटेशन को कैसे यूज़ करना है। आपका जो वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सॉफ्टवेयर, ये कंप्लीट पैकेज है रिसर्चर्स के लिए। आप इसमें जब भी रिपोर्ट राइटिंग कर रहे होते हैं तो आपको बेशुमार ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर आप गौर नहीं करते, वो आपकी ईज़ में, आपकी कन्वीनियंस में काफ़ी इजाफा करती हैं। हम इन्हें इन डिटेल देखेंगे जी। तो मेथड्स और मेथडोलॉजी के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेथड्स बेसिकली कुछ टेक्निक्स हैं जिसे आप रिसर्च डिज़ाइन का नाम देते हैं। रिसर्च डिज़ाइन में कुछ टेक्निक्स और प्रोसीजर्स होते हैं जिनके थ्रू आप डाटा ऑब्टेन करते हैं, और सिर्फ ऑब्टेन नहीं करते, आप उस डाटा को ऑब्टेन करने से पहले उसके सोर्सेज को भी सिलेक्ट करते हैं। आप देखते हैं कि आपको प्राइमरी डाटा चाहिए या सेकेंडरी डाटा चाहिए, डाटा किन सोर्सेज से आपको मिलेगा, डाटा किस तरह से आपको मिलेगा, और डाटा को आप एनालाइज किस तरह करेंगे। जबकि जो मेथडोलॉजी है वो एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें मेथड्स आ जाते हैं। मेथडोलॉजी आपकी रिसर्च की फिलॉसफी को भी डिफाइन करती है, आपकी रिसर्च की स्ट्रेटेजी को भी डिफाइन करती है, और आपकी रिसर्च की टेक्निक्स और अप्रोचेस को भी डिफाइन कर रही होती है। रिसर्च मेथडोलॉजी में बेसिकली आप आगे चल के अपने मेथड्स डिफाइन करते हैं। तो आपने इस चीज पर कंफ्यूज नहीं होना। मेथडोलॉजी में आप अपनी रिसर्च की एपिस्टेमोलॉजी भी डिस्कस करेंगे, ऑन्टोलॉजी भी डिस्कस करेंगे। आप बताएंगे कि आप किस पैराडाइम को फॉलो कर रहे हैं। ये पैराडाइम, रिसर्च पैराडाइम वगैरह, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, इन चीजों पर भी हम आगे चल के बात करेंगे। अभी तक के लिए आपने ये ध्यान में रखना है कि मेथडोलॉजी एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें आप अपनी रिसर्च की फिलॉसफी, अपनी रिसर्च की स्ट्रेटेजी, अपनी रिसर्च की अप्रोच आप डिसाइड करते हैं। मिसाल के तौर पे मेथडोलॉजी में आप बताते हैं कि मेरी एपिस्टेमोलॉजिकल बेसिस क्या हैं और मेरी ओंटोलॉजिकल बेसिस क्या हैं, और मैं किस पैराडाइम को फॉलो कर रहा हूँ। मेरी रिसर्च जो है वो अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च स्ट्रेटेजी को मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मेरी रिसर्च पॉजिटिविज्म या पोस्ट पॉजिटिविज्म पर मबनी हो सकती है। इसी तरह जब मेथड्स की बात आएगी तो वहाँ पे आप क्या बताएंगे कि आपकी पॉपुलेशन क्या है, आपका सैंपल साइज क्या है, आपकी सैम्पलिंग टेक्निक क्या है, आप डाटा कैसे कलेक्ट कर रहे हैं और डाटा को एनालाइज कैसे कर रहे हैं, आपकी स्टडी जो है वो क्रॉस सेक्शनल है या लॉन्गिट्यूडनल है, टाइम होराइजन आप डिफाइन करते हैं। ये सब चीज़ें आप मेथड में डिफाइन करते हैं। तो नेचर ऑफ रिसर्च के हवाले से जो एक सिंपल सी डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को आप देखें तो ये कहती है कि समथिंग दैट पीपल अंडरटेक इन ऑर्डर टू फाइंड थिंग्स आउट इन अ सिस्टमैटिक मैनर देयरबाय इंक्रीजिंग देयर नॉलेज, दैट्स इट। सॉन्डर्स एट अल के मुताबिक वो ये कहते हैं कि रिसर्च एक सिस्टमैटिक प्रोग्रेस है इंक्वायरी की जानिब, यानी कि आपको एक कोई प्रॉब्लम है जिसको इंक्वायर करना है, आपने उसका सोल्यूशन ढूंढना है और उसका सोल्यूशन आपने एक सिस्टमैटिक मैनर में ढूंढना है। मिसाल के तौर पे आपने सबसे पहले अपना डाटा सोर्सेज डिफाइन करने हैं, आपने ये बताना है कि आप डाटा को किस नज़र से देख रहे हैं, आप नॉलेज को किस नज़र से देख रहे हैं, नॉलेज आपके नज़दीक है क्या। मिसाल के तौर पर अगर बैंकर्स की बात आप करते हैं तो बैंकर्स की पर्सनल लाइफ भी होती है, बैंकर्स की प्रोफेशनल लाइफ भी होती है। बैंकर्स के पास पीटीवी के ड्रामों का डाटा भी हो सकता है, बैंकर्स के पास ट्रांजैक्शंस का डाटा भी हो सकता है, बैंकर्स के पास पॉलिटिकल डाटा भी हो सकता है, आप उनसे पॉलिटिकल इंसाइट्स भी उनकी ले सकते हैं। आपके नज़दीक वो सोर्स आपकी रिसर्च से रिलेटेड क्यों है, ये सारी चीज़ें आपने एक सिस्टमेटिक मैनर में डिसाइड और डिफाइन करना होती हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में वही चीज़ जो हमने डेफिनेशन में डिस्कस की है कि डाटा सिस्टमेटिकली आप कलेक्ट करते हैं, आप डिफाइन करते हैं कि कितने लोगों से आपने डाटा लेना है। अगर आप उन लोगों से डाटा ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, आपके नज़दीक वो डाटा सोर्स वो एक अच्छा सिग्निफिकेंट डाटा सोर्स आप उन्हें क्यों कंसीडर कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं करते कि रैंडमली जाके किसी भी बंदे से डाटा ले लिया, पहले अपनी पॉपुलेशन डिफाइन करते हैं कि मेरी जो ये रिसर्च प्रॉब्लम है ये इस पॉपुलेशन से, मैं बैंकर्स के ऊपर रिसर्च करना चाह रहा हूँ कि बैंकर्स नॉर्मली जो हैं वो रात को
कितने बजे सो जाते हैं और दिन में कितने बजे उठ जाते हैं, ताकि वो अपना काम बर वक्त कर सकें। और तो अब इस मकसद के लिए मैं बैंकर्स के पास जाऊंगा तो पहले मैं डिसाइड करूंगा कि मैंने इनसे बैंकर से डाटा लेना है, कितने बैंकर से डाटा लेना है, कौन से बैंकर से, बैंकिंग में किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने वाले लोग मेरी पॉपुलेशन है, उस एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में कितना सैंपल साइज। अब वो पॉपुलेशन अगर मेरी 5,000, 10,000, 15,000 तक जा रही है तो मैं कैसे उन सबसे डाटा ले सकता हूं। मैं उसमें उनका एक सेट लूंगा, सैंपल सेट जिसे मैं कहूंगा, और उस सैंपल के जो रिजल्ट्स होंगे मैं उसे पूरी पॉपुलेशन पे जनरलाइज करूंगा। इसी तरह से आप डाटा को इंटरप्रेट भी सिस्टमेटिकली कर रहे होते हैं, और सिस्टमेटिकली का मतलब यही है कि आपने डाटा उन्हीं स्पेसिफिक लोगों से लिया और आप उसी सिस्टम के थ्रू उन्हीं लोगों के ऊपर उन रिजल्ट्स को जनरलाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि डाटा आपने बैंकर्स से लिया है और बैंकर्स की रूटीन को देखते हुए आप पॉलिटिशियंस की या डॉक्टर्स की रूटीन के ऊपर बात कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपकी रिसर्च एक क्लियर पर्पस के तहत आप अपनी चीजों को लेके चलते हैं, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे आप शुरू में डिफाइन करते हैं कि आपका पर्पस क्या है, आप रिसर्च करना क्यों चाह रहे हैं, आपका रिसर्च करने का बेसिकली मकसद क्या है। फीचर्स ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट रिसर्च में अगर आप देखें तो इस वक्त इस मैनेजमेंट रिसर्च का या सोशल रिसर्च का जो ज़्यादा स्कोप है वो इसलिए इन्हेंस हुआ है कि अब मैनेजर्स इस चीज़ को रियलाइज़ करना स्टार्ट हो गए हैं, और आज से नहीं, ये प्रैक्टिस तकरीबन पिछले 10-20 साल से जारी है कि उन्होंने देखा है कि लोगों के बिहेवियर्स को, मुख्तलिफ चीज़ों को, बिहेवियर्स को, एटीट्यूड्स को, कमांड्स को, तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हुए मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो वो लोग अब क्या करते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि क्या कमर्शियल और पर्सनल एडवांटेजेस हासिल किए जा सकते हैं बिजनेस की जो ज्यूरिसडिक्शंस हैं, बिजनेस की जो एक बाउंड्री है उसके अंदर अगर रिसर्च की जाए तो मैनेजमेंट को या ऑर्गेनाइजेशन को या एम्प्लॉइज को या अदर स्टेक होल्डर्स को क्या इम्पैक्ट उन पे हो सकता है, उसका क्या एडवांटेज मिल सकता है। और इस चीज़ को देखते हुए बिजनेस और मैनेजमेंट रिसर्च का स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जो मैनेजर्स हैं वो सिर्फ अब रूल करने पे या कमांड करने पे या लोगों को डायरेक्ट करने पे तकिया नहीं करते, बल्कि वो चाहते हैं कि वो लोगों के बिहेवियर्स को रिसर्च करें, वो देखें। जैसे आपने हॉथॉर्न स्टडी देखी, आपने उसके अलावा जो मैनेजमेंट की और मोटिवेशन की थ्योरीज हैं वो देखी, आपने लीडरशिप की थ्योरीज देखी, तो आपको ये पता चला कि ये सारा कुछ रिसर्च का ही नतीजा है कि आज की जो मॉडर्न डे मैनेजमेंट है वो ये अंडरस्टैंड करती है कि वो अपने एम्प्लॉइज से कितना काम कैसे किस तरीके से ले सकती है। उसके अलावा मैनेजर्स चूंकि वो एक प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस को फोकस कर रहे होते हैं, उनका मकसद अपना बिजनेस, एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी मोटिवेशन, उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ाना होता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसने बिजनेस मैनेजमेंट में, बिजनेस रिसर्च में और मैनेजमेंट रिसर्च में एक कुलीदी किरदार अदा किया है, और इसकी वजह से इस रिसर्च का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो रिसर्च के प्रोसेस पे जो हमारी जाहिर है हम बिजनेस और मैनेजमेंट रिसर्च की बात करें तो इसका सिंपल सा एक प्रोसेस है जिसमें आप सबसे पहले अपना टॉपिक क्लैरिफाई करते हैं। अगर आप बीबीए के स्टूडेंट हैं, अगर आप एमबीए के स्टूडेंट हैं और इस लेवल पे आप रिसर्च थीसिस कर रहे हैं, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है जिसको आपने ज़हन में रखना है। सबसे पहले आपने अपना टॉपिक डिसाइड करना है, आपने ये देखना है कि आपकी रिसर्च किस टॉपिक पे होनी चाहिए, उस टॉपिक में कौन से वेरिएबल्स आपने इनकॉर्पोरेट करने हैं, आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होंगे। आपने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से देख के उसके ऊपर लिटरेचर रिव्यू करना है। मिसाल के तौर पर आप बैंकिंग सेक्टर में कर रहे हैं, या आप पॉलिटिशियंस पे कर रहे हैं, या आप डॉक्टर्स पे कर रहे हैं, नर्सिस पे कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्समैन पे कर रहे हैं, या आप एम्प्लॉयज़ पे, किसी भी तबके के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये रिसर्च कर क्यों रहे हैं, पर्पस क्या है। एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी देखना चाह रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखना चाह रहे हैं, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को देखना चाह रहे हैं कि इनकी परफॉर्मेंस और जॉब सेटिस्फेक्शन में क्या लिंक है, या आप एम्प्लॉयज़ को जो कंपनसेशन मिलती है उसमें और इनकी परफॉर्मेंस में क्या लिंक है, या आप वर्क प्लेस इन्वायरमेंट का और परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करना चाह रहे हैं कि क्या परफॉर्मेंस ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को कंपनसेशन ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है, या वर्क इन्वायरमेंट ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये सारा कुछ आपने क्लैरिफाई करना है, और उसके बाद आपने उस पर लिटरेचर सर्च करना है कि आप ये देखें कि क्या जो चीज़ मैं करने जा रहा हूँ ये चीज़ पहले से किसी और ने बहुत अच्छे अंदाज में की तो नहीं हुई, क्या मैं री इन्वेंट तो नहीं कर रहा व्हील को, क्या मैं दोबारा से उसी चक्कर में तो नहीं पड़ रहा जिस पे पहले लोगों ने काफ़ी सारा टाइम और पैसा लगा दिया हुआ है। उसके बाद आप अपनी डिज़ाइन करते हैं रिसर्च, और इसमें आप अगेन अपनी मेथडोलॉजी वगैरह जिस पे हमने पहले बात की वो सब कुछ करते हैं, और रिसर्च का जो डिज़ाइन होता है उसी में आपका डाटा कलेक्शन की टेक्निक्स एंड टूल्स और एनालिसिस की टूल्स एंड टेक्निक्स वगैरह सब कुछ आ जाती हैं, जिसमें आप डाटा भी कलेक्ट करते हैं और इन दैट आप रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। तो जो फैक्टर्स इस पॉइंट पर आपको कंसीडर करने हैं कि अगर आप एक प्रॉपर, एक तो एक सिंपल सी टर्म्स में मैं आपको बताता हूं कि अगर आप एक एकेडमिक रिसर्च करने जा रहे हैं
तो आपके लिए सबसे अच्छी अप्रोच है कि आप रेप्लिकेट करें। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिटरेचर में आप एक स्टडी फाइंड आउट करें, उसके टॉपिक को आप देखेंगे, पाकिस्तान में वो रिसर्च नहीं हुई हुई या पाकिस्तान में उस रिसर्च को रेप्लिकेट कर दें। अदरवाइज अगर आप एक प्रोफेशनल रिसर्चर हैं या आप प्रोफेशनली कुछ नया टॉपिक किसी नई चीज़ पे रिसर्च करना चाह रहे हैं, जैसे कि नॉर्मली पीएचडी में किया जाता है, तो आपने इन चीज़ों को ज़हन में रखना है कि आप रिसर्च करते वक्त आपको ये चीज़ अपने जहन नशीन करनी चाहिए कि आपके पर्सनल जो फीलिंग्स हैं, बाइसेस हैं, बिलीव्स हैं, वो आपके रिसर्च रिजल्ट्स को या रिसर्च प्रोसेस को बिल्कुल भी इंटरवीन ना करें, उनको इम्पैक्ट ना करें। अगर आप मिसाल के तौर पर आप एक ख़ास मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं और आप मजहबी किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं जो कि आपके मकतबा फ़िक्र से कन्फ्रंट करता है या उसके साथ मुताबिकत नहीं रखता, तो आपने जो भी रिपोर्ट राइटिंग करनी है, आपने जो भी रिजल्ट्स इंटरप्रेट करने हैं, वो आपने अपनी फीलिंग्स और अपने बिलीव्स की बुनियाद पर नहीं, बल्कि आपने अपनी रिसर्च के जो आउटकम्स हैं उनकी बुनियाद पर करनी है। अच्छा, ये मैंने आपको एक मिसाल दी। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो यहाँ पे आपने मैनेजमेंट रिसर्च में इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि डाटा की अवेलेबिलिटी, टाइम और अदर रिसोर्सेज जो है वो सारी चीज़ें, और वैलिडिटी और रिलायबिलिटी ऑफ डाटा। मिसाल के तौर पर अब आप रिसर्च करने चले जाएं कि पायलट्स जो हैं उनके ऊपर आपने रिसर्च करनी है, तो पायलट्स आपकी एक्सेस में नहीं होंगे, तो आप पायलट्स की बजाय किसी और जगह पर जाके ऐसे ही किसी से तो नहीं ना डाटा ले लेंगे कि जी पीआईए की क्या सिचुएशन है या एविएशन इंडस्ट्री के क्या पिटफॉल्स हैं, एविएशन इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड्स हैं। उसके लिए आपको वो डाटा उन्हीं लोगों से लेना पड़ेगा, तभी आपका डाटा रिलायबल और वैलिड होगा। एथिकल इश्यूज में नॉर्मली यही चीज़ें आती है कि आपकी जो रिसर्च की ओरिजिनलिटी है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंटेग्रिटी है, उसको आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना और किसी किस्म के पर्सनल बाइसेस जो हैं उन चीज़ों को बीच में नहीं आने देना। तो समरी के तौर पर आप एक चीज़ ज़हन में रखें कि बिजनेस एंड मैनेजमेंट रिसर्च जो है वो ट्रांस डिसिप्लिनरी है, ये किसी एक फील्ड के ऊपर नहीं होती। इसमें आप सोशल इश्यूज़ को भी देख रहे होते हैं, एम्प्लॉयज़ को भी देखते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को भी देखते हैं, साइंटिफिक एविडेंसेस के लिए आप बीच में कुछ ना कुछ, आपको मेडिकल से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें इनकॉर्पोरेट करना पड़ सकती हैं, आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी मुख्तलिफ चीज़ें मिलकर आपकी एक जो रिसर्च स्टडी है उसको कंबाइन कर रही होती है। और इसके अलावा आप थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों चीज़ों को मैनेजमेंट रिसर्च में देखते हैं। सिर्फ थ्योरेटिकल बेसिस के ऊपर बात नहीं होती, बल्कि प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में जब आप जाते हैं तो आपको पता लगता है कि थ्योरेटिकल बेसिस से बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें, इंटायरली डिफरेंट प्रैक्टिसेस वहाँ पर की जा रही हैं। सिस्टमैटिक रिसर्च, अगेन जैसे मैंने पहले बताया कि ये लाजमी है कि आप एक सिस्टमैटिक रिसर्च, सिस्टमैटिक मेजर्स को अडॉप्ट करते हुए अपनी रिसर्च को परफॉर्म करें और रिगरस को कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर करें, क्योंकि रिगरस या पार्सिमनी जो है ये बेसिकली आपके असूलों, जो अपने असूल आप रिसर्च के तय कर लेते हैं शुरू में, उनके साथ कोशिश करें कि बिल्कुल उनके साथ साथ चलें, उन असूलों की खिलाफ वर्जी बिल्कुल भी ना करें। अब मिसाल के तौर पे पार्सिमनी की बात अगर करें तो आप एक वेरिएबल या दो वेरिएबल जो हैं वो आपको 80% ऑफ द फिनोमिना आपका डिस्कवर कर रहे हैं, आपको रिजल्ट्स दे रहे हैं, तो आप उन दो वेरिएबल से हटकर 4-5 वेरिएबल जो सिर्फ 90% तक आपकी प्रोग्रेस को लेके जा रहे हैं, आप उन 3-4 वेरिएबल्स को इंक्लूड ना करें, अपनी रिसर्च को सिंपल रखें। तो ये यहाँ पे एक और चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि कोई भी एक तरीका ऐसा नहीं है कि जिसमें आप हर तरह की रिसर्च को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लें। हर रिसर्च की अपनी नोयत होती है, अपनी कुछ उसकी डिमांड्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो हमें उन चीज़ों के मुताबिक चलना पड़ता है। थैंक यू सो मच। अभी ये हमारा एक बेसिक लेक्चर था, अगले लेक्चर्स में हम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।